रात भी नेहा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। तो जैसे ही नेहा ने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ वह देख रही है वह कोई बुरा सपना तो नहीं, क्योंकि दरवाजे पर उसके पिता के साथ एक सजीली लड़की लाल जोड़े में खड़ी हुई थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। यह सब देखकर नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तो उसकी माँ को गुजरे 4 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, वह भी एक कम उम्र की लड़की से। नफरत और दुख के मिले जुले भाव के साथ नेहा ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका दिमाग उलटकर रह गया था, लेकिन नेहा के गुस्सा करने या कुछ भी सोचने से क्या हो सकता था। उसके पिता को जो करना था वह कर चुके थे। नेहा की माँ बीना देवी एक बहुत सीधी सादी औरत थी, जो हमेशा अपने पति की सभी इच्छाओं का ख्याल रखती आई थी और एक मशीन की तरह उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। इसके बदले में नेहा के पिता राजेश ने कभी अपनी पत्नी से प्यार के दो बोल भी नहीं बोले थे। राजेश के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वह पत्नी को हजारों रुपए तो देते थे, लेकिन कभी अपनी पत्नी के सुख दुख का कोई ख्याल नहीं रखा। यह सब कुछ देखकर नेहा बड़ी हुई थी। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और हमेशा अपने माता पिता की इच्छाओं के आगे अपना भविष्य देखती थी। अब जब इरादा था कि वह डॉक्टर बनेगी, तभी उसकी माँ को कैंसर हो गया। इस दौरान भी नेहा ही अपनी माँ का ख्याल रखती थी। राजेश ने कभी पति होने का कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया। ना तो कभी वह अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गए थे, ना ही उन्हें ये पता था कि कौन सी दवा पत्नी को कब देनी है। यह सब कुछ नेहा को देखना पड़ता। वह उस समय एंट्री एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी और अपनी माँ के साथ ज़िंदगी और मौत की जंग भी लड़ रही थी। लेकिन उसे दोनों ही मैदान में हारना नहीं था। अपनी माँ की सेवा भी करनी थी और एंट्री टेस्ट को भी पास करना था। नेहा अपनी माँ के कमरे में रात रात भर बैठ पढ़ाई करती रहती थी कि उनका ख्याल भी रख सके और अपने टेस्ट की तैयारी भी कर सके। हालांकि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाना उसके पिता के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन नेहा नहीं चाहती थी कि उसके पिता इस मामले में उस पर एक एहसान करें। अपनी माँ की प्रार्थनाओं से उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। वह खुश थी कि मैंने अपनी मेहनत से एडमिशन लिया है। फिर इसी तरह समय गुजरने लगा। जब वह मेडिकल के दूसरे साल में आई, तब उसकी माँ अपनी बीमारी की जंग लड़ते लड़ते हार गई और उनका इस तरह चले जाना नेहा की दुनिया को वीरान कर गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे अब उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। घर उसे काटने को दौड़ता था। हर तरफ उसकी माँ की यादें बिखरी पड़ी थी। वह रात भी ऐसी ही थी जब उसके पिता शादी करके उस लड़की को अपने साथ लेकर आए थे। एक तो माँ के चले जाने का गम, दूसरा पिता का यह कारनामा, इस सब ने नेहा को हिलाकर रख दिया था। नेहा को उस औरत से नफरत होने लगी थी जो उसके पिता की पत्नी बनकर उसकी माँ की जगह पर आ गई थी। वह नहीं जानती थी कि वह लड़की कौन है और पिता की जिंदगी में कैसे आई, लेकिन वह ये ज़रूर जान गई थी कि उसके पिता के सीने में दिल की जगह कोई पत्थर था, जिसे किसी की तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं होता था। इसीलिए नेहा ने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसे अपनी माँ के वह शब्द याद आते थे जो वह अपनी बीमारी की हालत में उससे कहा करती थी। वह कहती थी कि तुम ज़रूर डॉक्टर बन जाना, ताकि मेरे जैसे मरीज़ों का इलाज कर सको। बस यही शब्द थे जो उसको जीने का हौसला और मकसद समझाते थे। नेहा ने अपने पिता की इन हरकतों पर जलना और कुढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन समय ही फैसला कर लिया कि वह घर में नहीं रहेगी, जहाँ पर उसे उसकी माँ की जगह वह औरत नज़र आती थी। वह 5 दिन तक उसकी मौजूदगी में वहाँ पर रही। उसी समय उसने एक हॉस्टल में कमरा लिया और फिर पिता को बताकर घर से चली गई। नेहा ने अपने पिता से यही कहा था कि हॉस्टल में रहकर ठीक तरीके से पढ़ाई कर सकती हूँ और उन्हें इस बात का कोई आपत्ति भी नहीं थी। वे हर महीने वैसे भी उसके अकाउंट में एक मोटी रकम जमा करवा देते थे, जो उसकी पढ़ाई और खर्च के अलावा उसके ज़ाती खर्चों के लिए भी काफ़ी थी। वह हॉस्पिटल तो चली गई थी, लेकिन घर में अपनी माँ की जगह घूमती फिरती उस औरत को नहीं भूल पाई। वह लगभग 35 साल की होगी, बिल्कुल सादा से हुलिये में रहती थी और घर के काम में भी उसने माँ की तरह करने शुरू कर दिए थे।
लेकिन जिस दिन नेहा ने घर छोड़ा था, उस दिन उसके पिता ने घर में नौकरानी का भी इंतज़ाम कर दिया था। और यह बात किसी तीर की तरह नेहा के सीने में चुभी थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पहली पत्नी मीना देवी को कोई सुख नहीं दिया था और अब अपनी जवान बीवी के लिए नौकरानी का इंतज़ाम भी कर दिया था। हॉस्टल में रहते हुए हर हफ्ते नेहा घर का एक चक्कर ज़रूर लगाती थी, ताकि देख सके कि मेरे घर में मेरी माँ के ना होने पर क्या कुछ हो रहा है। जब भी नेहा अपने घर जाती तो वह औरत उसके आगे पीछे फिरने की कोशिश करती, उसके लिए खाना भी बनाती और उससे बात करने की भी कोशिश करती, लेकिन नेहा उसे नज़रअंदाज कर देती। नेहा को उस औरत से बहुत चिढ़ थी। एक दिन जब नेहा अपने घर गई तो उसके पिता के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। नेहा को ऐसे लगा जैसे वह औरत अलमारी से कोई चीज़ निकाल रही है। उसने नेहा को बाहर खड़े देखा तो चौंक कर अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद भी 2-3 बार उसे ऐसा लगा जैसे वह पिता की गैर मौजूदगी में कहीं जाती है, क्योंकि नेहा किसी न किसी काम से घर जाती ही रहती थी। इसीलिए उसने एक बार नौकरानी से पूछा तो उसने बताया कि हाँ, मैडम रोज़ाना 2 घंटे के लिए कहीं जाती हैं। यह सुनकर नेहा को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह ये सोच रही थी कि क्या मेरे पिता को इस बारे में पता है। नेहा के लिए थोड़ा दिलचस्पी वाला मामला बन गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत उसके पिता को धोखा दे रही है और नेहा उसका पर्दाफाश करना चाहती थी। इसीलिए नेहा ने कुछ दिन हॉस्टल से छुट्टी ली और घर आकर रहने लगी। घर पर रहते हुए नेहा ने अपना बर्ताव उस औरत के साथ अब बिल्कुल नॉर्मल रखा था, कि उस औरत को भी शक ना हो और पिता को भी अजीब ना लगे। वह रात का खाना भी उन दोनों के साथ खाने की टेबल पर ही खाती और नेहा को हैरत होती थी कि वह औरत रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ नेहा की पसंद का खाना बनाती थी। पता नहीं उसे यह सब उसके पिता ही बताते थे या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन नेहा को ऐसा लगता था कि वह औरत उसका ख्याल रखती है, क्योंकि नेहा को पढ़ाई के लिए देर तक जागने की आदत थी, तो वह ज़रूर उसको चाय बनाकर दे जाती। तब नेहा को बड़ी हैरानी होती थी, लेकिन वह अपने दिल में उसके लिए कोई नरम भावना पैदा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए नेहा ने ना तो कभी उसकी किसी अच्छाई को कबूल किया और ना ही उससे बात करने की कोशिश की। फिर वह दिन भी आ गया जिसका नेहा को इंतज़ार था। उस दिन छुट्टी थी और नेहा घर पर ही थी। पहले वह औरत किचन में काम कर रही थी, उसके बाद अपने कमरे में गई और फिर थोड़ी देर में अपना पर्स उठाकर चादर ओढ़कर वह दरवाजे की तरफ जाती हुई नजर आई, तो नेहा भी तुरंत उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। रोड से जाकर उसने रिक्शा लिया, उसमें बैठकर चली गई। नेहा ने भी रिक्शा लिया और उसका पीछा करने लगी, क्योंकि नेहा नहीं चाहती थी कि स्कूटी पर वह उसको देख ले और नेहा उसका राज जानने से रह जाए। नेहा तो हर कीमत पर यह जानना चाहती थी कि आखिर वह किससे मिलने जाती है। काफ़ी देर रिक्शा सड़क पर चलता रहा और फिर एक कच्ची आबादी की गली के कोने पर रुक गया। वह औरत रिक्शा से निकली और इधर-उधर देखती हुई गली के अंदर चली गई। नेहा भी थोड़ी दूरी पर उसका पीछा कर रही थी। गली के आखिरी घर के दरवाजे पर खड़े होकर उस औरत ने दस्तक दी। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर जाने लगी, लेकिन एकदम से रुक गई और फिर पीछे पलटकर उसने नेहा को आवाज़ दी और कहा कि यहाँ तक आ ही गई हो तो अब अंदर भी चलो। यह सुनकर नेहा पर मानो पानी फिर गया हो। नेहा सोचने लगी कि इस औरत को पता था कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ और अब वह नेहा को अंदर चलने को भी कह रही थी। नेहा कुछ शर्मिंदा सी हो गई और खामोशी से उस औरत के पीछे पीछे उस घर के अंदर चली गई, जिसके दरो दीवार उस मकान की गरीबी और खस्ता हाली का रोना रो रहे थे। जैसे ही वह दोनों अंदर गईं तो एक अधेड़ उम्र की औरत वहाँ पर थी। वह तभी वहाँ से निकल गई। नेहा कुछ भी समझ नहीं सकी कि वह घर किसका है और वह औरत कौन थी जो बाहर गई थी। वह इधर-उधर देख रही थी। तब उसकी सौतेली माँ ने उस कमरे में चलने का इशारा किया। नेहा जैसे ही उसके पीछे कमरे में पहुंची तो नेहा के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ एक पलंग पर 15-16 साल का एक लड़का लेटा हुआ था, जिसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी और वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। उस औरत को देखते ही उस लड़के ने उठने की कोशिश शुरू कर दी, तो उस औरत ने जाकर फटाफट उसे सहारा दिया और थोड़ा सा टेक लगाकर उसे बिठा दिया। फिर उसके माथे पर प्यार करके उसका हाल पूछने लगी।
वह लड़का ऐसे रो रहा था जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर रोता है। यह सब देखकर नेहा भी भावुक हो उठी। उसे अपनी माँ की याद आ गई। वह अभी तक कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वह औरत उस लड़के को बहलाने की कोशिश कर रही थी, फिर उसे पानी पिलाकर चुप करवाया। फिर शायद उसे याद आया कि कमरे में नेहा भी मौजूद है। तब उसने अचानक नेहा की तरफ देखा और उसे बैठने को कहा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती थी कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो। मैं जब रिक्शा से उतरी थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ या कोई गुनाह नहीं कर रही कि दुनिया से छुपाती फिरूं। तभी आपको यहाँ तक ले आई हूँ। दरअसल ये मेरा बेटा है जो कि पढ़ाई में बड़ा होशियार बच्चा था और तुम्हारी तरह ही इसे भी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। मैं मेहनत मजदूरी करके इसको पाल रही थी और पढ़ा भी रही थी, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए कुछ मेहरबान लोग भी मेरे मददगार थे, जिनमें आपकी माँ भी शामिल थी। आपको नहीं पता, लेकिन मैं अक्सर आपके घर जाती रहती थी क्योंकि वह मेरी माली तौर पर मदद किया करती थी। मेरा उनसे कोई रिश्ता या संबंध तो नहीं था, लेकिन एक हॉस्पिटल में हम दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद अक्सर हमारा मिलना-जुलना होता रहता था। उन्हें पता था कि मैं विधवा औरत हूँ, जिसकी शादी 18 साल की ही उम्र में हो गई थी और मैं विधवा की ज़िंदगी के साथ ही अकेले अपने बच्चे को पाल रही थी। आपकी माँ से मुझे बहुत सारी बातें पता चलती रहती थी, इसीलिए मैं जानती थी कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के घर भी जाती रहती थी। इसीलिए आपके पिता भी मुझे जानते थे। उन्हें भी पता था कि मैट्रिक के इम्तहान देने के लिए जाने वाला मेरा बेटा एक बुरे एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। वह पेपर देने के बजाय हॉस्पिटल पहुंच गया और डॉक्टर ने उसकी टांग का ऑपरेशन बताया था। तब आपके पिता ने ही ऑपरेशन के लिए रकम दी और सारा खर्च भी उठाए थे। लेकिन मेरे बेटे के ऑपरेशन होने से पहले ही आपकी माँ की मौत हो गई और फिर मैं मजबूरी के आलम में ही आपकी सौतेली माँ बनी, क्योंकि आपके पिता ने मुझसे शादी की पेशकश कर दी थी। मुझ पर उनके वैसे भी बड़े एहसान थे और लाख रुपए के कर्ज भी था, तो जो शायद मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका पाती। इसीलिए अपने बेटे का सोचते हुए मैंने यह शादी कर ली और अब सब कुछ आपके सामने है। ये कहकर वह औरत खामोश हो गई, लेकिन नेहा के पास बोलने के लिए अब कोई शब्द नहीं था। वह चुपचाप बैठी उस लड़के को देख रही थी, जिसने अभी पूरी तरह उड़ना भी शुरू नहीं किया था। नेहा को उसके दर्द और दुख का भी एहसास था, लेकिन नेहा ये भी सोच रही थी कि मैंने एक मजबूर माँ को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। उसका तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा तो मेरे पिता ने उठाया था, जो हमेशा से दूसरों की बेबसी पर अपनी मर्ज़ी चलाता आया है। नेहा उस समय को चुपचाप कुछ कहे बगैर, कोई बात कहे सुने वहाँ से उठकर अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ है वह सही था या नहीं। लेकिन वह अब ये सोच रही थी कि जो हो रहा है वह कैसे सही हो सकता है। तभी नेहा ने एक फ़ैसला लिया, जो शायद उसकी ज़िंदगी का पहला और सबसे बड़ा फ़ैसला था। लेकिन इस बार उसे हर हाल में वही करना था जो उसने सोच लिया था। इसीलिए उसने अपने पिता को फ़ोन करके घर पर बुलाया और उनसे दो टूक बात की कि अगर आप एक मजबूर और बेबस औरत की बेबसी का फ़ायदा उठाकर अपने मतलब को सहारे और आशे का नाम दे ही चुके हैं, तो फिर आप ठीक तरह से उसका सहारा बनिए। मैं आज ही जाकर उसके बेटे को भी यहाँ लेकर आऊँगी और उसका सारा इलाज भी यहीं पर होगा और आज के बाद वह सारी ज़िंदगी भी इसी घर में रहेगा। उसके बाद नेहा ने गाड़ी ली और सीधा उस लड़के को लेकर घर आ गई। उस दिन जो खुशी उसने उस मजबूर और बेबस माँ के चेहरे पर देखी, तब नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ की आत्मा खुश हो गई हो। एक सुकून उसके अंदर भी उतर गया था। आज नेहा एक कामयाब डॉक्टर है और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, जबकि उसका सौतेला भाई भी मेडिकल पढ़ रहा है। उसका इलाज होने के बाद वह अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी एक टांग नकली थी। लेकिन नेहा खुश है, क्योंकि वह किसी का मोहताज नहीं है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई का सामना करना कभी आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम अपने दिल के सही फैसले लेते हैं, तब ना केवल अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके एक छोटे से लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नए सब्सक्राइबर के साथ हमारा परिवार बड़ा होता है और हम और भी बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। हमारी और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जाएं और उन्हें देखें। हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया और ख़ास है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। आपका प्यार और समर्थन हमें हमेशा प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक आप अपने सपनों को जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।